नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा, मतदाता अधिकार यात्रा, जिसकी शुरुआत बिहार में राहुल गांधी, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनके द्वारा आगामी 17 अगस्त को इस यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और 1 सितंबर को इसका समापन होगा, पटना में होगा, बिहार की राजधानी में होगा। मित्रों, बिहार के लिए चुनावी वर्ष है। एक तरफ एसआईआर चल रहा है, चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण चल रहा है और इसमें जितनी भी खामियां हैं, इन खामियों पर लगातार पूरे देश भर में विपक्ष जो है वो आंदोलनरत है और इस आंदोलन का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में ऐसी पहली बार ये स्थिति बन रही है नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों से अधिक के कार्यकाल में, जब समूचा विपक्ष सरकार के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। हमने देखा विगत दिनों किस प्रकार से चुनाव आयोग के समक्ष जब विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर प्रदर्शन किया, गिरफ्तारियां दी, तो 300 सांसद लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर हर दल के प्रमुख नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। देश के सबसे बुजुर्ग राजनेता शरद पवार, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो है शरद पवार, वो भी इसमें साथ थे। आम आदमी पार्टी के लोग साथ रहे। जितने भी विपक्षी दल, आप कह सकते हैं जिन लोगों का पहले कांग्रेस के साथ जाने में रिजर्वेशन हुआ करता था, मतलब वो हिचका करते थे, अब लगता है कि सब के सब राहुल गांधी ने सबको समेट लिया। अब एसआईआर से आगे बढ़कर, चूंकि एसआईआर की शुरुआत बिहार में हुई है और बिहार में चुनाव भी होना है 2 महीने के बाद, तो राहुल गांधी अब जन समर्थन जुटाने के लिए बिहार की यात्रा पर है। पद यात्रा शुरू होगी 17 सितंबर से और इस पद यात्रा की शुरुआत सासाराम से की जा रही है। मित्रों, आपका सवाल होगा सासाराम क्यों? तो सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि सासाराम का चुनाव क्यों किया कांग्रेस पार्टी ने, क्यों किया राहुल गांधी ने। इसके 3 प्रमुख कारण हैं। एक तो सबसे पहला कारण सासाराम का चुनाव का है कि ये धरती बाबू जगजीवन राम की धरती है। मतलब देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री रहे बाबू जगजीवन राम, जो कि 1947 से लेकर आप कह सकते हैं कि लगभग जब तक वो मतलब एक तरह से मैं कहूं तो 1980 तक लगातार वो हर सरकार में प्रायः बीच मंत्री रहे। वरिष्ठ दलित नेता, एक प्रकार से कह सकते हैं कि देश की राजनीति में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद अगर सबसे बड़ा कद किसी दलित नेता का रहा तो वो बाबू जगजीवन राम का रहा। फिर उसके बाद कांसी राम आए, मायावती, रामविलास पासवान, ऐसे कई नेता रहे हैं, लेकिन बाबू जगजीवन राम का नाम जो है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद कम से कम निर्विवाद रूप से दूसरे नंबर पर आता है। उसका एक और कारण रहा कि बाबू जगजीवन राम भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे। भीमराव अंबेडकर बाबा साहब तो बहुत कम दिनों तक मंत्री रहे, लेकिन जगजीवन राम का मंत्रित्व का कार्यकाल जो है काफी लंबा रहा और बिहार में बहुत ही सम्मान के साथ बाबू जगजीवन राम का नाम लिया जाता है। दूसरी बात यह है कि बाबू जगजीवन राम के माध्यम से कांग्रेस जो संदेश देना चाहती है, विशेष रूप से उसको समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत इसलिए है कि अगर हम लगातार 2025 के जनवरी से ही अब तक राहुल गांधी की बिहार दौरों को अगर का विश्लेषण करें तो ये पाते हैं कि राहुल गांधी के हर दौरे में केंद्र में दलित विमर्श रहा है। क्यों मैं कह रहा हूं, आप याद कीजिए, जब राहुल गांधी पहली बार 2025 में बिहार के दौरे पर आए तो पहला कार्यक्रम क्या था? पहला कार्यक्रम था राहुल गांधी ने अपनी पार्टी में बिहार के 2 प्रमुख चेहरों को शामिल कराया। पहला भागीरथ मांझी, दशरथ मांझी के पुत्र, जिनका कि घर राहुल गांधी बनवा रहे हैं। तो भागीरथ मांझी, जो कि पहले जनता दल यूनाइटेड में थे, उनको कांग्रेस पार्टी में शामिल कराने आए। दूसरा जब दौरा हुआ राहुल गांधी का, तो फिर जो एक जगलाल चौधरी, पासी समाज के बड़े नेता थे, उनकी पुण्यतिथि में राहुल गांधी का आना हुआ।
तीसरा चौथा जो कार्यक्रम राहुल गांधी का बना उसमें देखिए, चाहे वो दरभंगा का कार्यक्रम हो, चाहे वो मधुबनी का कार्यक्रम हो, चाहे वो गया का कार्यक्रम हो, चाहे वो नालंदा का कार्यक्रम हो, उसके अलावा जब पटना आए राहुल गांधी, उन दिनों जब राहुल गांधी बेगूसराय आए थे पहले, और बेगूसराय में कन्हैया कुमार की जो नौकरी दो पलायन रोको यात्रा का समापन था, उस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद बेगूसराय से राहुल गांधी पटना आए, और पटना में जो कार्यक्रम हुआ तो वो संविधान रक्षा सम्मेलन संवाद जो है राहुल गांधी ने किया। उसके केंद्र में भी जितने भी कार्यक्रम हुए, हर कार्यक्रम के केंद्र में मुद्दा दलितों का था, मुद्दा दलितों की भागीदारी का था, मुद्दा निजी क्षेत्र में दलितों के लिए आरक्षण का था, मुद्दा जातिगत जनगणना का था। खैर, वो जातिगत जनगणना का मुद्दा जो है वो अब चूंकि केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने की सहमति दे दी है, तो इसलिए वो भी एक राहुल गांधी की जीत मानी जाएगी। तो ये राहुल गांधी के जो भविष्य की राजनीति है बिहार में, उसके केंद्र में दलित समाज है, और लगातार राहुल गांधी दलित के मुद्दे पर मुखर है। राहुल गांधी के साथ भी जितने भी दौरे हुए हैं, प्राय उसमें वरिष्ठ दलित चिंतक प्रोफेसर रतन लाल हो, चाहे जिग्नेश मेवानी हो, सबका साथ राहुल गांधी को बिहार की राजनीति में मिलता रहा है। इसके अलावा आप आपने देखा कि कन्हैया कुमार का जब नौकरी दो पलायन रोको यात्रा की शुरुआत हुई, उन दिनों जब शुरुआत के दिन ही राहुल गांधी ने एक और परिवर्तन किया। बिहार कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो सवर्ण समाज के थे, अखिलेश प्रसाद सिंह थे, उनको हटाकर एक दलित प्रदेश अध्यक्ष राहुल गांधी ने बनाया। राजेश राम को बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, और गाहे बगाहे कई कांग्रेस के नेता ऐसा दावा करते हैं कि अब तेजस्वी यादव के नाम पर, जो मुख्यमंत्री पद के नाम उम्मीदवारी पर जो अब तक कांग्रेस पार्टी ने सहमति नहीं दी है, तो उसके पीछे एक और कारण बताया जा रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो राजनीतिक खेल करना चाहती है, उस राजनीतिक खेल में एक विषय यह भी है कि राजेश राम को आगे करके दलित मुख्यमंत्री या दलित उप मुख्यमंत्री का पासा जो है कांग्रेस फेंकने वाली है इस चुनाव में। तो ये मुद्दे हैं, मतलब राहुल गांधी के जो राजनीतिक विमर्श है बिहार का, बिहार के चुनावी मुद्दे को तय करते समय राहुल गांधी के केंद्र में दलित है। अभी जो SIR पर भी जो आंदोलन चल रहा है, उसमें लगातार जिन विषयों को राहुल गांधी उठा रहे हैं, उनमें एक विषय यह भी है कि जो दलित है, पिछड़े वर्ग है, मुसलमान हैं, उनके वोट को बीजेपी इसलिए मतदाता सूची से कटवाना चाहती है चूंकि वो बीजेपी के वोटर नहीं है। तो ये सब विमर्श मिलकर अगर हम देखेंगे तो दलित का मुद्दा राहुल गांधी के केंद्र में है। इसीलिए सासाराम वो धरती है जहां जो बाबू जगजीवन राम की धरती है, तो वहीं से बाबू जगजीवन राम को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राहुल गांधी ये पदयात्रा, मतदाता अधिकार पदयात्रा, वोटर मतलब जो अधिकार जो है उसकी रक्षा के लिए, कि हर एक व्यक्ति एक वोट का जो नारा दिया है राहुल गांधी ने, उसकी रक्षा करने के लिए ये पदयात्रा की शुरुआत हो रही है। 3 चरणों में होगी, 30 जिले से गुजरेगी ये पदयात्रा, ठीक है। तो ये इसके पीछे ये कारण है कि सासाराम, और दूसरा सबसे बड़ी बात समझिए, सासाराम को ही चुनाव क्यों हुआ, ये तीसरा कारण मैं बता रहा हूं। चूंकि आप अगर गौर से देखेंगे 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव या 2024 का लोकसभा चुनाव, तो मित्रों एक बात याद रखिए कि बिहार में महागठबंधन को जो सबसे बड़ी सफलता मिली है 2020 का विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो यही इलाका है जहां से महागठबंधन को सबसे ज्यादा चुनावी फायदा जो है वो मिला। एक और विषय है इसके अंदर कि चूंकि ये जो इलाका है मगध और शाहाबाद का प्रमंडल है, इसमें महागठबंधन की मजबूती के कई फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स में एक और फैक्टर है कि यह वह क्षेत्र है जहां पर कि ध्रुवीकरण जो होता है वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं होता। एनडीए या विशेषकर भारतीय जनता पार्टी, जब आप उत्तर बिहार जाते हैं, विशेषकर सीमांचल में जाते हैं, मिथिलांचल में जाते हैं, तो चूंकि वहां पर मुसलमानों की आबादी एक अच्छी खासी आबादी है, तो वहां पर जो ध्रुवीकरण होता है मतदाताओं का, वो धार्मिक पोलराइजेशन ज्यादा होता है। लेकिन ये जो मगध और शाहाबाद का इलाका है, यहाँ पर जो पोलराइजेशन होता है, जो मतदाताओं का ध्रुवीकरण होता है, वो जाति के आधार पर ज्यादा होता है, ठीक है। ये दूसरा कि यहाँ पर जो जाति के पीछे जातिगत ध्रुवीकरण जो होता है, उसमें देखेंगे कि वो ध्रुवीकरण सवर्णों के खिलाफ ज्यादा होता है, और
उत्तर बिहार में देखेंगे आप तो ये अंतर है कि जातिगत ध्रुवीकरण जो होता है उत्तर बिहार में वो यादवों के खिलाफ होता है। धार्मिक ध्रुवीकरण मुसलमान के खिलाफ और जातिगत ध्रुवीकरण यादवों के खिलाफ। लेकिन यही मगध और शाहाबाद प्रमंडल में वो ध्रुवीकरण जो होता है वो सवर्णों के खिलाफ होता है। विशेष रूप से यह मूल कारण है जो कि आरजेडी और महागठबंधन को मगध और शाहाबाद प्रमंडल में एज देता है, बढ़त देता है। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण 2020 का विधानसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव रहा है। यही 3 मूलभूत कारण है जिस कारण से राहुल गांधी ने सासाराम को चुना है अपने मतदाता अधिकार यात्रा की शुरुआत करने के लिए। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप निश्चित रूप से कमेंट करके आपकी और इस मुद्दे पर भी कि आप मेरी बातों से किस हद तक सहमत हैं आप अपनी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आकर दीजिए। चूंकि हम सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ते हैं, सोशल मीडिया कभी भी आप कह सकते हैं एक तरफा संवाद नहीं होता बल्कि संवाद दो तरफा होता है। और हम इस संवाद के माध्यम से अपनी राजनीतिक जानकारी भी अपना बढ़ा पाते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।